हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आज की एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि आप देखेंगे यूपी टेट और सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाई गई है। दोस्तों, अगर आप सी टेट को भी ध्यान में रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपी टेट, सी टेट और जो सुपर टेट है सभी को लेते हुए जो ईवीएस पोर्शन जो पूछे जाते हैं, सभी ईवीएस पोर्शन को, पर्यावरण अध्ययन को कवर किया गया है। पूरी वीडियो की श्रृंखला आप देखेंगे प्यारे, 50 है। 50 क्वेश्चन देखने के बाद आपको पूरे 200 क्वेश्चन लगभग आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो सभी वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो जो है वह एनालिसिस, डिस्कशन और परिचर्चा पे आधारित है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग, याद रखिएगा, वायुमंडल में जो आपका 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर इसको करेक्ट मान में बात करें तो 20.95, याद रखिएगा, 20.95% ऑक्सीजन पाया जाता है। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस जो है प्यारे वह नाइट्रोजन है। कितनी है? 78%। कितनी पाई जाती है? 78%। इसको भी याद रखिएगा। और पूछ देता है कि अन्य गैसें कितनी पाई जाती हैं, तो 1% पाई जाती हैं। लेकिन अन्य गैसें में कभी कभी ये पूछता है CO2, वायुमंडल में CO2 का मात्रा कितना है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। 0.34% CO2 पाया जाता है। अगर बात यहीं पे आर्गन की कर लें तो आर्गन जो वायुमंडल में पाया जाता है 0.93% पाया जाता है। ठीक ना? तो याद रखिएगा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत 21%। अगर करेक्ट मान में बात करें तो 20.95% यह होता है। इसको याद रखिएगा। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 78%। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है। कई बार यूपी टेट में पूछा है कि CO2 की कितनी मात्रा होती है वायुमंडल में, तो 0.34% और आर्गन 0.93% पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत ठंडी है, तो वायुमंडल में कुल आपके 5 परतें पाई जाती हैं, याद रखिएगा। और कौन सी परत ठंडी है, तो इसको देखिएगा। सबसे ऊपर बाह्यमंडल है। कौन है दोस्तों? बाह्यमंडल है। उसके बाद आपका आयन मंडल है। क्या है? आयन मंडल है। इसको याद रख लीजिए। इसके बाद आपका मध्यमंडल है, मध्यमंडल है। और इसके बाद आपका समताप मंडल है। और इसके बाद आपका क्षोभ मंडल है। प्यारे, यहाँ से बनता है कि सबसे निचला परत कौन सा है, या पृथ्वी के पास कौन सी परत है, तो क्षोभ मंडल है। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। कुहेसा हो गया, बादल गरजना हो गया, और इसके बाद बारिश और की सब घटना क्षोभ मंडल में होती है। मौसमी, जो याद रखेगा, जिसको हम कहें मौसमी क्रियाएं, जैसे ऋतु बदलना, ये सब क्षोभ मंडल के उदाहरण हैं। समताप मंडल में वायुयान उड़ना सबसे ज़्यादा पूछता है। जहाज कहाँ उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। मध्यमंडल जो होता है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मध्यमंडल ठंडी परत होती है। आयन मंडल पूछता है दोस्तों। आयन मंडल क्या होता है? रेडियो एक्टिव तरंगे, जितने भी तरंगे हैं सब आयन मंडल में चलती हैं। इस बात को याद रखिएगा। रेडियो तरंगे और भी जो तरंगे हैं, संचार तरंगे का प्रवाह इसी माध्यम में होता है, आयन मंडल में। इसको याद रखिएगा। मंडल पूरे 5 प्रकार की होती हैं, परतें 5 प्रकार की होती हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, ओजोन का सिंबल O3 होता है, जो कि सूर्य की प्रकाश की जो परावैंगनिक किरणें होती हैं, जो उनको आने से पृथ्वी पर रोकता ही है। अल्ट्रा वायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। रेडियो एक्टिव तरंगे जो होती हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और जो सूर्य से अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं जो पृथ्वी पर आएंगी, मनुष्य को स्किन कैंसर जैसी समस्याएं इससे होता है, तो इसको आने से रोकती हैं। ओजोन परत है पृथ्वी में। और ये ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ये भी पूछ देता है। तो ओजोन परत जो है वह समताप मंडल का हिस्सा है। इसको आप लोग कवर करेंगे। समताप मंडल का हिस्सा है ओजोन परत। और समताप मंडल जो है ये भी पूछता है 18 से 50 किलोमीटर तक फैला है। कहीं 18 से 32 भी मिल जाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक ना? तो 18 से 50 किलोमीटर तक यह पृथ्वी से फैला हुआ है। और समताप मंडल में ओजोन परतें पाई जाती हैं। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। 5 जून इसी में दिया है प्यारे। 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। और 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। और 21 मार्च को अगर बात कर लें तो 21 मार्च को मनाया जाता है वानिकी दिवस। इस बात को भी याद रखते रहेंगे। आगे देखते हैं, किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? याद रखिएगा, नदी में बहता है क्या? जल, जिसको H2O बोलते हैं, जल। ये भी बात को याद
रखिएगा। भारी जल का सूत्र D2O होता है, ये भी याद रखिएगा। जो जल होता है, अगर शुद्ध जल की pH मान की बात करें तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। ये सब पॉइंट ये पूछता है, तो इसको आप कवर करते रहिए। किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप किया जाता है, तो नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जो पहचान है BOD से किया जाता है। BOD का जो फुल नेम होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब जल के अंदर जितना अधिक से अधिक ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी वह जल उतना से अधिक शुद्ध होता है। किसी जल की जांच किया जाता है, उसकी शुद्धता की जांच की जाती है, तो उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति की जांच की जाती है। तो किसी जल में जितना अधिक से अधिक ऑक्सीजन रहेगा उतना वो जल क्या रहेगा प्यारे, शुद्ध रहेगा। तो BOD के द्वारा जल की जांच करते हैं या किसी नदी के प्रदूषण की जांच करते हैं कि कितना उसमें कोई भी लवणीय पदार्थ या कोई भी जैसे जो भी चीज़ जो कि मनुष्य मानव संपदा को दुख पहुंचाए, हानि पहुंचाए, कितना घुला हुआ है BOD, जिसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आगे देखते हैं, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित क्षरण होना क्या कहलाता है, तो अम्लीय वर्षा क्या होता है, वह वर्षा जिसमें H2SO4 की मात्रा ज़्यादा हो उसे अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और अम्लीय वर्षा जब किसी भी इमारतों पे पड़ती है या मूर्तियों पे पड़ती है तो वह मूर्तियाँ जैसे उनको हानि पहुंचती है, उनका कलर, पेंट आदि सभी चीज़ धूमिल होने लगता है। तो याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक मूर्तियाँ जैसे आगरा का ताजमहल का धूमिल होना, इस किसका मतलब यह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है प्यारे स्टोन, यहाँ पे देखिएगा स्टोन लेप्रोसी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टोन लेप्रोसी इसे बोलते हैं। अम्लीय वर्षा से मूर्तियाँ पिघल भी जाती हैं और अम्लीय वर्षा होता है H2SO4 की अधिकता। जब जल में H2SO4 की अधिकता होगी तो उसी को बोलेंगे अम्लीय वर्षा। आगे देखते हैं, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, मैं आपको बता भी दिया हूँ। तो पृथ्वी के सतह के किस परत में पाई जाती है, तो वह समताप मंडल। क्या है प्यारे, वह है आपका समताप मंडल। याद रखिएगा समताप मंडल। तो समताप मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये बात को याद रखिएगा। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल को क्या बोला जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है। बात करेंगे कि मध्य मंडल को क्या बोला जाता है, तो मीसोस्फीयर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मध्य मंडल बोला जाता है, मध्य मंडल बोला जाता है। और इसके बाद ट्रेसोस्फीयर को क्या बोला जाता है, क्षोभ मंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्षोभ मंडल बोला जाता है। और आयनोस्फीयर को बोला जाता है आयन मंडल। ये भी बात को याद रखिएगा, इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा। तो कहा है कि पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको समताप मंडल बोलते हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन परतें जो होती हैं अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। अगर ये पृथ्वी पर आएंगी तो मानव के त्वचा कैंसर संबंधित रोगों को बढ़ाती हैं। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, भूमंडलीय तापन का कारण है। भूमंडलीय तापन, भू मतलब होता है आपका पृथ्वी, और पृथ्वी के मंडल में तापन का कारण क्या हो सकता है, हिम नदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कमी, और वनों में वृद्धि। अगर वनों में वृद्धि होगी तो भूमंडलीय तापन का कारण नहीं होगा, भूमंडलीय तापन कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी तो भूमंडलीय तापन कम रहेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि, अगर CO2 बढ़ता है प्यारे तो भूमंडलीय तापन बढ़ता है। इस बात को याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो CO2 की अधिकता होगी, वृद्धि होगी, तो भूमंडलीय तापन बढ़ेगा। यही है भूमंडलीय तापन का कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। तो भारत में प्रदूषण नियंत्रण या प्रदूषण मापन का कार्य जो करती है वह जो एजेंसी है उसका नाम है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है, इसका मुख्यालय अगर बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में। इसको भी आप लोग कवर करेंगे। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो एजेंसी है वो प्रदूषण मापने का कार्य करती है। आगे देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है। सबसे पहले देखिएगा, आयोजित का मतलब होता है बुलाई जाती है। आयोजित का मतलब क्या होता है, बुलाई जाती है। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, किसी विषय पे अगर कोई बात नहीं बन रही है तो उसकी संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
लेकिन मैं यहीं पे आप लोगों को एक क्वेश्चन और भी कवर करा दूं। बुलाई तो राष्ट्रपति के द्वारा जाती है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये भी प्रश्न बना हुआ है यूपी टेट में। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, तो ऑप्शन नंबर बी उसके अनुसार सही होगा। तो याद रखिएगा, बुलाने का काम करेंगे राष्ट्रपति और उसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का काम करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, ये बात याद रखिएगा। अगर बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, तो लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन, लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। इस बात को याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा को भी बात को आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। आगे देखते हैं, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। अगर 74वां संविधान संशोधन का बात करेंगे तो 74वां जो संविधान संशोधन है वह है शहरी स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से है जो आपका 74वां संविधान संशोधन। अगर बात यहीं पे बहुत बार ये भी पूछता है कि 73वां संविधान संशोधन क्या है, तो जो 73वां संविधान संशोधन है वह पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज्य से है। और 74वां की बात करेंगे तो शहरी स्थानीय स्वशासन से है, मतलब शहर में वहाँ शहर के स्थान पर स्वशासन, मतलब वहाँ पे शासन व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चलेगी, इससे संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं। आगे देखते हैं, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। अगर भारतीय गैंडा की बात करें तो याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। जो कहाँ पड़ता है ये भी बात याद रखिएगा, जो पड़ता है असम में, ये भी बात को याद रखिएगा कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं। तो भारतीय गैंडा का संरक्षण काजीरंगा नेशनल पार्क में है, जो कि असम में उपस्थित है। इस बात को याद रखिएगा। बात करेंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कहाँ पे, ये भी पूछ देता है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में, इसको याद रखेगा। अगर बात करेंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो दोस्तों इसका नाम बदल दिया गया है और नया नाम इसका रख लिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। इसको याद रखेगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क को रामगंगा नेशनल पार्क अब कर दिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बादीपुर नेशनल पार्क कहाँ है। तो बादीपुर नेशनल पार्क जो है वह कर्नाटक में है। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में, इसको याद रखिएगा। बादीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में है। और शेरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध गिर नेशनल पार्क, जो कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पे है? तो यह गुजरात में है। इस बात को याद रखिएगा, गुजरात में है। कौन है? गिर नेशनल पार्क, इसको भी कवर करेंगे। आगे देखते हैं, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? कई बार यूपी टेट में प्रश्न पूछा हुआ है। भोपाल गैस त्रासदी याद रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको शॉर्टकट में MIC से दर्शाते हैं, ये भी बात को याद रखेगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसी के हिसाब से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जो 1984 में हुई थी, याद रखिएगा। आपको बता दें, सरकार के डाटा के अनुसार सरकार बताई थी 2492 लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन यह डाटा याद रखिएगा उस समय के तत्कालीन डाटा के से मैच नहीं खाता है दोस्तों। उस समय 8000 लगभग मजदूर मार दिए गए थे, याद रखिएगा। सरकार 2492 मजदूरों को मानी थी, लेकिन पूरे 8000 लोगों की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट जो कि एक गैस है और इसके रिसाव के कारण ये जो त्रासदी हुई थी वो हुई थी 1984 में। आगे देखते हैं, मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? याद रखिएगा, वह जो होता है दोस्तों वह पारा होता है। पारा के अधिक सेवन से मिनीमाता रोग होता है। और पारा का जो सिंबल होता है, जो सूत्र होता है, वह Hg होता है। पारा के अधिक सेवन से आपका मिनीमाता रोग होता है, इस बात को याद रखिएगा। आर्सेनिक जो होता है, क्या होता है? जल प्रदूषित रोग है। आर्सेनिक एक रोग है जो कि जल प्रदूषित रोग है, जल प्रदूषित जल के सेवन से होता है, इस बात को याद रखिएगा। जल प्रदूषित रोग है, इसको आप लोग कवर करेंगे। बात ये भी पूछ देगा कि आर्सेनिक कहाँ पे होता है, मतलब आर्सेनिक रोग कहाँ सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा, जल प्रदूषित रोग है जो कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, ये बात तो याद रखिएगा। यही बात कैडमियम की कर लें तो ये भी एक प्रकार का सेवन से ही होता है। कैडमियम, आर्सेनिक जो होता है, आर्सेनिक के सेवन से जल प्रदूषित रोग जैसे समस्या होती है, जो कि पश्चिम बंगाल में होती है। लेकिन याद रखिएगा, कैडमियम से होता है इटाई रोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इटाई रोग, इसको आप लोग कवर करेंगे, कैडमियम के सेवन से होता है, इसको आप कवर करेंगे। आगे देखते हैं, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन होती है? याद रखिएगा,
पृथ्वी पर जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत ये भी पूछ दे तो सूर्य है। सूर्य के अंदर उसके नाभिक में संलयन होता है। याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य से ऊर्जा मिलती है और उसके केंद्र पे 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। सूर्य से विटामिन डी की हमें प्राप्ति होती है, इस बात को याद रखिएगा। और सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा मिलती है, इस बात को आप कवर करेंगे। और सूर्य से प्रकाश किरणों को पृथ्वी पर आने में पूरे 500 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 500 सेकंड का समय लगता है, ये भी बात को याद रखेंगे। हाइड्रोजन और हीलियम में अगर मात्रा पूछ दे तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है लगभग 74% और हीलियम की मात्रा होती है दोस्तों 23%। और यही दोनों मिलके नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा का निर्वहन करते हैं और यही होता है सूर्य के। तो यही कहा है कि सूर्य में संगठन सहायक गैस कौन है? तो आपका हीलियम और हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन है? याद रखिएगा, पृथ्वी का बात कर लें तो पृथ्वी में सियाल, सीमा और निफे 3 प्रकार की परतें पाई जाती है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सियाल है और इसके बाद है दोस्तों सीमा और इसके बाद है दोस्तों निफे। याद रखिएगा, और क्या है? निफे। 3 प्रकार की परतें हैं। सियाल में अगर बात करेंगे तो सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। अगर बात सीमा की बात करेंगे तो इसमें होता है सिलिका और मैग्नीशियम। और इसके बाद निफे की बात करेंगे तो इसमें होता है निकिल और प्लस Fe मतलब लोहा। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जो पृथ्वी की परत है वह 3 प्रकार की परतों से मिली है। सियाल, सीमा, निफे से याद करते हैं। सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है और निफे में निकिल और Fe पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो यही कहा है कि पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो कौन है दोस्तों? बीचों बीच में कौन आता है? निकिल और Fe। तो याद रखिएगा, निकिल आपका ये है, तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सभी चीज़ों का डिस्कशन के द्वारा हम सीख रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें। उत्तर प्रदेश के किस जिले से यमुना नदी प्रवेश करती है? अगर बात करें यमुना नदी की उत्तर प्रदेश में तो आपका एक करेक्ट आंसर सहारनपुर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, सहारनपुर हो जाएगा। लेकिन अगर सहारनपुर न दे के बिजनौर भी दे दे तो वो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिजनौर। ये भी बात को याद रखिएगा, अगर सहारनपुर और बिजनौर दोनों दे दे तब आप बिजनौर के साथ जाइएगा, ना कि सहारनपुर के साथ जाइएगा। आयोग ने सहारनपुर को आंसर माना है, इस बात को याद रखिएगा, कवर करिएगा। आगे देखते हैं, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बात करेंगे विश्व जल संरक्षण दिवस की तो विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। जल याद रखिएगा, हमारे पृथ्वी पर जल का मात्रा कितना है? तो 71% है, इस बात को याद रखिएगा। और 29% कितना क्या है? तो स्थल मंडल है। ये जो है NCERT के अनुसार ये डाटा मिला है। यहीं पर अगर बात करें 5 जून की तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगर 11 जुलाई को बात करें तो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब? तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। 1 बजता है 18 फरवरी तो विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, इसको आप लोग याद रखिएगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, 22 मार्च को आपका मनाया जाएगा विश्व जल संरक्षण दिवस और 28 फरवरी को मनाया जाएगा विश्व विज्ञान दिवस, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, साधु बेट द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो जो साधु बेट द्वीप है वह आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में। याद रखिएगा, गुजरात में स्थित है। अगर बात याद करेंगे गुजरात के किस जगह पे स्थित है तो गुजरात के भरूच जिला में स्थित है, इसको आप लोग याद रखिएगा, भरूच में। ये बात याद रखिएगा। जो अगर और भी कुछ पूछे तो यह नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी का एक भाग है जो कि 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, याद रखिएगा। साधु बेट द्वीप याद रखिएगा। अगर द्वीप की बात करें दोस्तों, द्वीप किसे कहते हैं? तो जो पृथ्वी, याद रखिएगा, जो पृथ्वी को चारों तरफ से जल से घिरा हो, वह स्थान जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, चारों तरफ से जल से, चारों तरफ, याद रखिएगा, चारों तरफ से जल से घिरा हो तो उसे हम द्वीप बोलते हैं। और 3 तरफ से जल से घिरा हो तो उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। दोनों बात को याद रखिएगा। प्रायद्वीप क्या होता है? तो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं, और चारों तरफ से जब कोई स्थान जल से घिरा हो तो उसे हम लोग द्वीप बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो यह गुजरात का हिस्सा है। गुजरात के भरूच में वह भाग है, 3 किलोमीटर की दूरी में फैला है दोस्तों, जो बीच में ऐसे है और इसके चारों तरफ जल से घिरा है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं साधु बेट द्वीप। इसने याद रखिएगा, साधु बेट द्वीप जो पूछा हुआ है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। 31 मई को क्या मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। इस एक बात को याद रखिएगा। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। और सबसे इम्पॉर्टेंट 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। इतना याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। गौरैया दिवस, गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा, जो कि ऊंची ज्वालामुखी की बात किया है, तो इक्वेडोर में है। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों सही होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक ही है, तो इतना याद रखिएगा, इक्वेडोर में। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे गहरा गर्त मोरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो याद रखिएगा, जो यह महासागर है प्रशांत, याद रखिएगा। लेकिन इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है? तो माउंट एवरेस्ट है। क्या है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। तो पृथ्वी के तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा 8850 मीटर। कितनी है? 8850 मीटर। यही बात कहेगा। विश्व का सबसे निचला पॉइंट क्या है दोस्तों? तो मोरियाना ट्रेंच है। क्या है दोस्तों? मोरियाना ट्रेंच है, जिसकी जो गहराई क्या है समुद्र तल से? तो 11,022 मीटर। ये बात को याद रखिएगा। और जो कहाँ का भाग है? तो प्रशांत महासागर का भाग है। इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में जो लवण पाया जाता है वह आपका सोडियम क्लोराइड होता है, याद रखिएगा। सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं NaCl। और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मृत सागर, जिसमें कोई व्यक्ति डूबता नहीं है, सबसे ज़्यादा मृत सागर में भी ये पाया जाता है। ये भी बात को याद रखेंगे। मृत सागर में किसकी अधिकता है? तो लवणता की। और लवणता का मतलब क्या है दोस्तों? NaCl की। तो सोडियम क्लोराइड, जो कि सर्वाधिक मात्रा में लवण पाया जाता है, इसमें याद रखिएगा। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिसको NaCl हम बोलते हैं। याद रखिएगा, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पूछा हुआ प्रश्न है कि पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। ये भी प्रश्न एक बार बना है कि यस आकार का महासागर कौन है? तो अटलांटिक महासागर को यस आकार का महासागर कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, यस आकार का महासागर अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। आगे देखते हैं, पोटागोनिया का पठार किस देश में है? तो पोटागोनिया का जो पठार है वह आपका अर्जेंटीना में है। कहाँ पे है दोस्तों? अर्जेंटीना में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पेटागोनिया का पठार है वह अर्जेंटीना में है। सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। ये भी बात को याद रखिएगा। ये अगर पठारों की बात आई है तो मैं ये भी बात बता दूं कि सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह थार का मरुस्थल है। आगे देखते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया? तो याद रखेंगे, इसका 1973 करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। तो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून 1973 को। इसके बाद लगातार हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, चिपको आंदोलन का संबंध कहाँ से है दोस्तों? उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन का मतलब था पेड़ काटने से बचाना, मतलब वन संरक्षण। क्या है दोस्तों? वन संरक्षण, पेड़ को काटने से बचाना। जब पेड़ को लोग काटते थे तो लोग उससे चिपक जाते थे और पेड़ को नहीं काटते थे, और यही था चिपको आंदोलन। और यह उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ। और उत्तराखंड में भी पूछ दे दोस्तों, उत्तराखंड का एक है चमोली जिला। क्या है? चमोली जिला। और चमोली जिला से स्टार्ट होता है। अगर गांव की बात कर ले तो रेड़ी गांव, ये भी याद रखो। और हम इसके गहराइयों में जा रहे हैं तो उत्तराखंड का चमोली जिला का रेड़ी गांव से स्टार्ट हुआ। और इसका से मतलब वृक्ष पुरुष के नाम से किसे कहा जाता है? वृक्ष पुरुष एक व्यक्ति हैं, इन्हीं को इसका श्रेय जाता है, जिनको हम बोलते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा। आगे देखते हैं,
अपिको आंदोलन किस राज्य से चलाया गया? तो जो अपिको आंदोलन है वह आपका चलाया गया कर्नाटक से। कहाँ से चलाया गया है दोस्तों? कर्नाटक से। इसको आप लोग याद रखिएगा। 1980 में ये स्टार्ट हुआ अपिको आंदोलन, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में स्टार्ट होता है, दक्षिण भारत में। आगे देखते हैं, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? तो जैव रासायनिक जो प्रयोगशाला होती है, जैव रासायनिक प्रयोगशाला का मतलब कि जहाँ पे उसका भोजन आदि का पाचन होता है, तो ये कहाँ पे होता है दोस्तों? यकृत से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, यकृत में होता है। तो मनुष्य की जैव रासायनिक प्रयोगशाला यकृत है, इसको याद रखिएगा। यकृत में विटामिन ए संरक्षित होता है, इसको भी याद रखिएगा। ये भी पूछा हुआ बात है कि विटामिन ए जो होता है वह यकृत में क्या होता है, जो होता है क्या होता है, संरक्षित होता है। ये बात याद रखिएगा। और ये भी बात याद रखिएगा, जब आदमी को पीलिया रोग होता है तो यकृत ही प्रभावित होता है, ये भी बात को याद रखेंगे। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मल, जैसे किसी व्यक्ति को बुखार आदि नहीं है तो उसके शरीर का तापमान अगर आप टेम्परेचर विधि द्वारा या मापक यंत्र द्वारा मापेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, 37 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट मिलेगा। ये तापमान के पैमाने हैं। अगर सेल्सियस में पूछ रहा है तो 37 डिग्री सेल्सियस के साथ जाइए। अगर फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो 98.6 फ़ारेनहाइट के साथ जाइए। अगर केल्विन में पूछ रहा है दोस्तों तो 310 केल्विन होगा। आप लोग याद रखिएगा, 310 केल्विन। जिसमें भी पूछे आप लोग इसको तुरंत आप लोग लगा लीजिए। आगे देखते हैं, विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा किस पशु को प्रतीक के रूप में माना गया है? तो विश्व वन्य जीव कोष है जिसको प्रतीक के रूप में किस पशु को माना गया है? तो वह है पांडा। ये भी याद रखेगा, पांडा। अगर लाल पांडा लिखा होता तो भी आप इसको लगा सकते हैं, लाल पांडा इसको बोला जाता है, इसको याद रखेगा। विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय अगर पूछ ले तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, इसको याद रखिएगा, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में है, इस बात को याद रखिएगा। अगर स्थापना की बात करें तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व वन्यजीव कोष का जो पशु का प्रतीक है वह पांडा है, जिसको लाल पांडा भी बोलते हैं, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, इसको याद रखेंगे। इंदिरा गांधी वन्यकी अकादमी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के देहरादून में है, ये बात याद रखेगा, उत्तर भारत में स्थित है, इसको आप लोग याद रखेगा। इंदिरा गांधी वन्यकी अकादमी कहाँ है? तो देहरादून में है। देहरादून कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है, इस बात को याद रखिएगा, उत्तराखंड में है इंदिरा गांधी वन्यकी अकादमी। आगे देखते हैं, उच्च ज्वर मतलब जिसको बोलते हैं तेज बुखार के साथ साथ कपपी, जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह है मलेरिया बुखार। याद रखेगा, मलेरिया एक प्रकार का बुखार है जिसमें कि उच्च ज्वर आता है और उसके आने से शरीर के अंदर कपकपी या ठंडेपन की महसूस होती है, जो मलेरिया बुखार है, याद रखेगा। यह मच्छर से होता है। किससे होता है दोस्तों? यह मच्छर से होता है, मलेरिया बुखार है, मच्छर से होता है। और याद रखिएगा, जिसको आप लोग याद रखिएगा, इसका अध्ययन कौन वैज्ञानिक किए हैं, ये भी प्रश्न पूछता है। रोनाल्ड रॉस प्रथम बार ये मच्छर के एनालिसिस किए और इन्होंने ये बताया कि मच्छर काटने से व्यक्ति को मलेरिया होता है और उस व्यक्ति का नाम है रोनाल्ड रॉस और इसी पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी बात को याद रखेगा, रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार मिला मलेरिया का अध्ययन करने पर। इन्होंने बताया कि मच्छर काटने से होता है मलेरिया, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए कौन सा समूह जड़ों का है? याद रखिएगा, चुकंदर आलू अदरक, गाजर हल्दी अदरक, शकरकंदी मूली हल्दी और गाजर चुकंदर मूली जो आप लोग देखें ऑप्शन नंबर डी, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाजर चुकंदर मूली जो है कि जड़ों का समूह है, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? चेराव नाच के बारे में बात करेंगे। जो चेराव नाच है दोस्तों वह मिजोरम में होता है। कहाँ पे होता है? मिजोरम में। अगर बात चेराव नाच की करें तो चेराव नाच वहाँ का मिजोरम का पारंपरिक उत्सव है, पारंपरिक उत्सव है जो हर साल मनाया जाता है चेराव नाच। इसमें होता क्या है, बांस की डंडियों को जमीन पे पटका जाता है जिसमें चार चार लोग हर दोनों तरफ होते हैं और यही नाच का प्रमुख उद्देश्य होता है, दोनों तरफ डंडियों को जमीन पर पीट के यह उत्सव मनाया जाता है जो मिजोरम में होता है चेराव नाच। ये भी बात याद रखिएगा, जो वहाँ का पारंपरिक उत्सव है, इससे आप लोग इसको कवर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो वह जो पक्षी है वह फाख्ता है, इस बात को याद रखिएगा। फाख्ता पक्षी जो है वह आपका कैक्टस कांटों के बीच अपना घोंसला बनाने का काम करता है और इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे? मैं बताया हूँ, उत्तराखंड का आपका रेडी गांव जो कि सुंदरलाल बहुगुणा, जिनको वृक्ष पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो यही है चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ग्लोबल 500 का पुरस्कार याद रखिएगा, 500 पुरस्कार जो दिया जाता है वह UNEP द्वारा दिया जाता है। याद रखिएगा, UNEP, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसके द्वारा इसी के द्वारा ये दिया जाता है यह पुरस्कार। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन याद रखिएगा, यह आंदोलन जो है वह आपका मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ। याद रखिए, कहाँ से स्टार्ट हुआ? मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ। और बाबा आमटे इसके ये हैं, बाबा आमटे जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के ये मुख्य यही हैं जो इससे संबंधित हैं, बाबा आमटे। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगर आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, हैंडबुक ऑफ द वर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? यह यूपी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है, काफ़ी चर्चित प्रश्न है कि हैंडबुक ऑफ द वर्ड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक जो हैं वो आपके सलीम अली हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पक्षी के वैज्ञानिक कहा जाते हैं या पक्षी वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हैं, पक्षियों का काफ़ी इन्होंने अध्ययन किया है, पक्षी वैज्ञानिक के, पक्षी साइंटिस्ट इन्हें कहा जाता है, पक्षी वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिनका नाम है सलीम अली। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो जो सासाकावा पुरस्कार है वह जो प्रदान किया जाता है कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में। याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में यह दिया जाता है सासाकावा पुरस्कार। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात को याद रखिएगा। यहीं पे पूछता है खेजड़ी, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक वृक्ष और मैं आपको बता दूं, खेजड़ी के बारे में भी एनालिसिस कर लीजिए। जो खेजड़ी एक वृक्ष है जो कि राजस्थान में पाया जाता है, भारत के राजस्थान के रेगिस्तान में पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, ठीक ना, अरे उत्तर प्रदेश का हिस्सा, सॉरी हम बता रहे हैं भारत का हिस्सा है जो कि राजस्थान, वहीं पे पाया जाता है खेजड़ी वृक्ष। याद रखिएगा, खेजड़ी वृक्ष को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? अगर ये प्रश्न पूछे तो खेजड़ी वृक्ष को उत्तर प्रदेश में आप लोग याद रखिएगा आपका सम्मी का वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसी खेजड़ी के वृक्ष को उत्तर प्रदेश में सम्मी के नाम से जानते हैं। और खेजड़ी का वृक्ष जो कि भारत के राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान का जो रेगिस्तान इलाका है वहीं पे पाया जाता है। और ये प्रश्न रेगिस्तानी वो कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन हैं? तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य अगर आप देखेंगे, मैप का ज्ञान आपको इसमें देखना पड़ेगा। तो जब तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य की बात करेंगे तो आपका आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। यहाँ पे छत्तीसगढ़ होगा नहीं, इस बात को याद रखिएगा कि, और यहाँ पे आपका महाराष्ट्र होगा नहीं, इस बात को भी याद रखिएगा, और यहाँ पे उड़ीसा होगा नहीं। या ये तीनों जो हैं आपके एक निकटवर्ती राज्य हैं, मतलब सटे हुए राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, कभी पर्यावरण अध्ययन याद जैसी आपका लर्निंग याद जैसी उसको बार बार याद करना रटन जैसी पद्धति पर आधारित नहीं है। इसको आप लोग याद रखिएगा। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है और पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित होता है। दोस्तों यह तो होगा नहीं, इस बात को याद रखिए। अब ऑप्शन बी और सी में आप देखेंगे, सबसे पॉजिटिव ऑप्शन जो बच्चों के साथ काफ़ी बच्चा देखिएगा
पेडोलॉजी के क्वेश्चन करते समय आपको ये देखना है कि बच्चा कहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, ये भी बात सही है, लेकिन उतनी नहीं सही है जितना पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बालक जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए यह पॉजिटिव ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? याद रखिएगा, जब इसको आप देखेंगे कछुआ जो है वह आपका स्थल और जल दोनों में पाया जाता है, मतलब इसको जल ही प्राणी मान लीजिए। और यहाँ पे घड़ियाल जल में पाए जाते हैं, बत्तख जल में भी रहते हैं, मछली का भी जल से संपर्क है, लेकिन कौवा जो है ना वह वायुचर है, वह वायु में पाया जाता है, मतलब यह आकाश में उड़ने का काम करता है, इसलिए यह भिन्न है। तो कौवा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन है? तो कक्षा निर्देशन, ये तो होगा नहीं। कक्षा में या बच्चों को जोड़ने का, पर्यावरण से बच्चा को जोड़ने का सबसे प्रभावशाली विधि क्या है? व्याख्या देना, बच्चा को लेक्चर कभी नहीं देना है और पाठ्य पुस्तक का पठन कराना नहीं होगा। किस्से कहानियाँ सुनाकर, अच्छी अच्छी रोचक स्टोरियाँ सुनाकर बच्चों को पर्यावरण के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेड़ों की कहानियाँ हो गई, चिड़िया की कहानियाँ हो गई, ऐसे ऐसे कहानियाँ आप सुनाएंगे तो बच्चों को आनंद लगेगा, बच्चों के अंदर रुचि आएगी और बच्चा पर्यावरण से इंटरेक्ट करेगा, अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निफेंथिस नामक मांसाहारी पौधा निम्न में से किस देश में पाया जाता है? याद रखिएगा, जो ये होता है दलदली स्थानों पे उगता है। सबसे पहले ये जान जाइए, निफेंथिस पौधा जो होता है यह भारत में, आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये तो आप थोड़ा इसको ऐसे याद रखिए। यह किस देश में पाया जाता है? तो इंडोनेशिया में पाया जाता है। याद रखिए, दलदली स्थानों पे पाया जाता है, याद रखिएगा। अगर भारत में पूछ देगा, भारत में भी पूछता है, तो भारत के मेघालय में यह पाया जाता है निफेंथिस नामक मांसाहारी पौधा। जो इसकी वृक्ष जो होता है, इसकी पत्तियां जो होती है, जब इस पर कोई भी पौधा, कोई भी जैसे कीट पतंग बैठते हैं तो इसका जो पत्ती होती है सिकुड़ कर इसको सेवन कर लेती है। इस बात को याद रखिएगा, यही होता है निफेंथिस पौधा, जो भारत के मेघालय में और इंडोनेशिया देश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो पर्यावरण अध्ययन में कौन ऐसा है कि आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? नहीं पूछा है प्यारे। अगर नहीं की बात करेंगे आप लोग, नहीं होना चाहिए, तो न्याय और समानता के प्रति सरोकार, ये भी अच्छी बात है। सहभागिता, मतलब कि साथ सहभागिता होकर एक साथ दूसरे के साथ भाग लेके, जुड़ के, समाज के साथ इंटरेक्ट होकर आप सीखेंगे, ये भी होएगा। याद करना और प्रश्न पूछना, याद रखिएगा, प्रश्न पूछ के बच्चा पर्यावरण के साथ जुड़ सकता है, एक दूसरे से प्रश्न पूछ के, लेकिन याद रखिएगा याद करना यही आपका गलत है, इसलिए गलत है, तो इसलिए यही ऑप्शन आपका क्या सही होगा। तो निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं है? तो याद करना पर्यावरण अध्ययन के लिए संकेतक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वेलक्रो की खोज किस सन में किसके द्वारा की गई थी? वेलक्रो होता क्या है? सबसे पहले याद रखिएगा, यह चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे सैंडल लोग पहनते हैं, सैंडल, तो सैंडल को जो दोनों तरफ से चिपकाने वाला पदार्थ होता है, इसी को वेलक्रो बोला जाता है, याद रखिएगा। तो वेलक्रो की खोज 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल द्वारा की गई थी, याद रखिएगा, जॉर्ज मेस्ट्रल द्वारा की गई थी वेलक्रो की खोज। यह दो सामानों को आपस में चिपकाने का कार्य करता है, यही ऐसे ही प्रकार का होता है। विदेशी यात्री अल-बुरूनी जो कि भारत आया था, वह किस देश से आया था? उस देश का वर्तमान नाम क्या है? तो याद रखिएगा, विदेशी यात्री जो अल-बुरूनी था वह भारत में आया था, और जो कहाँ का रहने वाला था? उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की वह नदियों को या नालों को या पहाड़ों को, सब चीज़ का वह अध्ययन किया, और उस पर उन्होंने बुक भी लिखी, जो उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, याद रखिएगा, अल-बुरूनी जो विदेशी यात्री था। काफ़ी पूछता है सीटेट और रिपीटेड दोनों में। पादप सूर्य, पादप मतलब होता है पेड़ पौधे, सूर्य के प्रकाश को उपयोग करते हैं, किस रूप में प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, जो पेड़ पौधे होते हैं वह सूर्य की प्रकाश किरणों को भोजन बनाने में प्रयोग करते हैं। तो भोजन बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण
कहलाती है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए पादप सूर्य के प्रकाश किरणों का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, सूर्य की पत्तियां। ये भी पूछता है हरे पौधे ही भोजन बनाते हैं। कभी ऐसा भी प्रश्न पूछे सूखा हुआ पौधा कौन सा गैस निर्गत करता है, तो याद रखिएगा सूखे हुए पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, इसलिए वो भोजन बनाएगा ही नहीं, ये बात याद रखिएगा। तो पादप सूर्य के प्रकाश का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं, ये बात को याद रखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके टीम का हिस्सा बनिए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।